जल्दी से 7 नंबर का ग्राफिक्स दिखाइए। संजय जी, ये हम आप ही के डेटा को कोट कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपके पास आ रही हूँ। किस जाति को वोट किसका, ये लोकसभा चुनाव के बाद आपने ये डेटा अगर आप समझाएं तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि एनडीए की तरफ अगड़ी जातियों के 58%, 38 इंडिया गठबंधन को, मराठा 46, 39 उधर जा रहा है, 50 ओबीसी। ये क्या, ये नंबर्स क्या बता रहे हैं? क्या ओबीसी और अगड़ी जाति, हाँ ट्रेंड क्या देखिए, मुझे लगता है एक एक आंकड़ों को ना पढ़ें और ये देखें कि किस तरह से जातिगत आधार पर वोटर बटे हुए हैं। अगर आप लोकसभा चुनाव के नतीजों को याद करें, हाँ। तो भले ही सीटों में बहुत बड़ा अंतर था, 30 सीट एक तरफ और दूसरी तरफ 17 सीटें, लेकिन वोट प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे अंजना जी तो दोनों के वोट लगभग बराबर थे। और अगर आप जातिगत आधार पर देखें तो देखिए अगड़ी जातियों में एनडीए को लीड, तो जो दूसरी मराठा उसमें भी थोड़ी सी लीड आपको एनडीए को दिखाई पड़ती है, हाँ। ओबीसी में लीड इनको दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर आप दलित आदिवासियों को देखें तो उसमें आपको इंडिया गठबंधन को लीड है। इसमें कुछ और समुदाय के वोटरों का जिक्र नहीं है। अगर हम मुस्लिम समुदाय के वोटरों की बात करें उसमें भी भारी लीड इंडिया गठबंधन को दिखाई पड़ती है। मतलब मोटी सी बात यह है कि जातिगत आधार पर वोटर, अलग अलग जाति के वोटर अलग अलग खेमों में बटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर हम आदिवासी को छोड़ दें और दलितों को छोड़ दें तो 3 जो सेक्शंस हैं जिसमें लगभग 33% मराठा, अगड़ी जाति 10 से 12% मुझे लगता है वहां पर है, ओबीसी हम देख लें, ओबीसी वहां पर बहुत ज्यादा है, मतलब 27% है, और कुंभी को भी हमने मराठा में इंक्लूड किया है। ये 3 तरफ होके, मतलब अगर यही डिवीजन रह जाता है, मेरा कहना है, फिर ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, किसको अपर हैंड है? अगर ऐसा ही डिवीजन रहेगा तो निश्चित रूप से देखिए इसमें भी ये, अगर ये 2024 के चुनाव के रिजल्ट्स के बाद का एनालिसिस है, हाँ। तो अगर ऐसा ही रहेगा तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इस नतीजों में इंडिया गठबंधन को एनडीए के आधार के ऊपर लाभ मिला था। हाँ। उनकी 30 सीटें थी और उनको 17 सीटें थी। वोट प्रतिशत में अंतर बहुत कम था, लगभग 1% का अंतर था। हाँ। तो अगर इस तरह का बंटवारा दिखाई पड़ेगा जातियों के बीच में, इस तरह का रुझान दिखाई पड़ेगा तो इंडिया गठबंधन एनडीए पर हावी होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन ऐसा मानना कि यही होने वाला है विधानसभा चुनाव में, मुझे लगता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। तो ये मान लेना कि सिर्फ ऐसा ही होने वाला है, मुझे लगता है थोड़ी भूल होगी। ठीक है, जल्दी से चलते हैं आनंद दुबे जी के पास। आनंद दुबे जी, मशाल तो आपने ठीक लगाया हुआ है बीचों बीच, लेकिन अरविंद सावंत का बयान, मैं चाहती हूं कि आज आप उस पर टिप्पणी करें। दुबे जी, थोड़ा गुस्सा आपकी आवाज में भी सुनाई दे, और साथ ही आप ही की पार्टी के हैं। और दूसरा प्रश्न, उद्धव ठाकरे जी इस बार उतने आक्रामक अंदाज में इन चुनावों में क्यों नहीं दिख रहे हैं? अगर मैं गलत हूं तो आप समझाइएगा। अंजना जी नमस्ते, आपको, आपके सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हम लोग देवी को मानने वाले लोग हैं अंजना जी। हम लोग माँ भवानी, आई तुलजा भवानी की पूजा पाठ करके ही अपने किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे अगर किसी नेता से जाने अनजाने ऐसा गलत बयान निकला है तो हम क्षमा मांगते हैं देश की सभी नारी शक्ति से। हम देखिए कोई लीपापोती नहीं करना चाहते अंजना जी। विदेशी हो चाहे देसी हो चाहे कहीं का भी हो, सब हमारे लिए सम्मानीय है, हम सबका सम्मान करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि चुनावी माफी है या दिल से माफी है? नहीं, दिल से माफी है, दिल से है तो दिल से माफी है समझाइए अरविंद सावंत जी को। अंजना जी, दिल से माफी है। मैं वही कह रहा हूँ कुछ इस टाइप का मामला कीजिए। आपने जितना भी समझा होगा, सुना होगा, हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो कभी ऐसी हल्की बयानबाजी नहीं करते। इसीलिए तो हम दिलगिरी व्यक्त कर रहे हैं, एक क्षमा याचना कर रहे हैं आपके माध्यम से देश की जनता के सामने। और रही बात आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के चुनाव प्रचार में आने की, तो अंजना जी 5 तारीख से उनका दौरा शुरू हो रहा है। वो पहली सभा अपनी रत्नागिरी से करने वाले हैं और 6 तारीख को मुंबई में महाविकास आघाड़ी की एक बहुत बड़ी सभा है जो मुंबई के बीकेसी में होगी, जिसमें तीनों ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आएंगे। अंजना जी, ये चुनाव हमारे लिए जीवन और मरण है। ये बहुत बड़ा युद्ध है, एक ऐसा युद्ध हम लड़ रहे हैं जिसमें हमारा सब कुछ छीन लिया गया है, सब कुछ चुरा लिया गया है। सामने एक बहुत बड़ी अपने आप को महाशक्ति समझने वाले लोग हैं जिनके पास धन, बल, ताकत, षड्यंत्र, खुरापात, हर वो चीज है। हमारे पास अगर कुछ है तो हमारा चरित्र है, हमारा धर्म है, हमारे साथ सत्य है, हम वो लेकर आ रहे हैं। अंजना जी, अगर 2024 का लोकसभा चुनाव देखें तो एनडीए के सामने मोदी साहब का चेहरा था। मोदी साहब के 10 साल के काम थे, बहुत कुछ कहना था, डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन आपने देखा
कि महाराष्ट्र की अस्मिता और महाराष्ट्र की संस्कृति ने उनको पूरी तरह नकार दिया। 48 में से केवल 17 सीटों पर आए और पूरी तरह असफल रहे। अब आप सोचिए कि जब महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो एक हाथ आगे जाकर महाराष्ट्र की अस्मिता का चुनाव है, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का यह चुनाव है। दो बड़ी पार्टियों को तोड़ा गया, फोड़ा गया, चलती सरकार को गिराया गया है, यहाँ के नौजवानों के रोजगार को छीना गया है, यहाँ की माताओं बहनों का अपमान किया गया है, खुले आम अपराधी घूम रहे, गोलीबार हो रहा है, गैंगवार हो रहा है, धमकियां दी जा रही है, खंडनी मांगी जा रही है, धन उगाही की जा रही है। ये चुनाव इसको लेकर है। हमारे जो किसान हैं, जो माताएं बहनें हैं, जिनके शक्ति कानून का बिल हमने पास किया था, आज तक केंद्र सरकार के अधीन लटका हुआ है, वो अभी तक बन के आया नहीं। जो हमारे किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, खास करके अभी आपने बताया कि विदर्भ और मराठवाड़ा में बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है, ये गलत आंकड़े हो सकते हैं अंजना जी, एक बार वापस चेक करना चाहिए। जिस प्रकार विदर्भ में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ इन 2-2.5 वर्षों में, इसका ही हश्र है कि लोकसभा के चुनाव में विदर्भ से इनकी बहुत करारी हार हुई। और मराठवाड़ा में शरद पवार साहब की तुतारी उस ढंग से बज रही है कि गांव-गांव तुतारी बज रहा है, गांव-गांव मशाल चल रहा है और गांव-गांव हाथ का पंजा आगे चल रहा है। उसके बाद अभी आपने बहुत सारी संख्या बताई। दुबे जी एक चीज बस बता दो, एक सेकंड सुनिए ना, एक चीज बता दूं, हमने कोई नए नंबर्स नहीं बताए हैं। लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं तो उस लोकसभा सीट में जहां पर एनडीए की जीत हुई है या फिर आपकी जीत हुई है, अब उस लोकसभा में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उनको हमने बताया कि प्रोजेक्टेड, आप समझ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में जीत अगर इशारा है तो कहां कहां पर कौन सा गठबंधन बढ़त दिख रहा है, ये हमने बताया है। एक्सट्रापोलेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शंस, ये कोई नए नंबर्स नहीं है। ठीक है, 2 लाइन में बात पूरी कीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। मैं ये बोल रहा था कि मैं ये कह रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने का समय अतिरिक्त महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी और विपक्ष को मिला है अपनी बात पहुंचाने में, और हम कामयाब हुए हैं। गांव-गांव जहां हमारे लोग जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, डाला कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हाँ, महाविकास आघाड़ी को हम लाना चाहते हैं। हरियाणा में एक चूक आप लोगों से हो गई, अन्यथा वहां भी कांग्रेस ही आती। बीजेपी से लोग नाखुश हैं, बीजेपी से लोग परेशान हैं, क्योंकि बीजेपी की जो कुनीतियां हैं, बीजेपी का जो अहंकार है, ये बटेंगे कटेंगे, इससे लोग नफरत कर रहे हैं। खास करके महाराष्ट्र का हिंदू मुसलमान ये छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला है। यहाँ बटने कटने वाली बात नहीं चलती, यहाँ डटने वाली बात चलती है। एक बार राजू जी के पास चलते हैं। राजू जी, बहुत सारे आरोपों की एकदम बौछार कर दी, कार्पेट बॉम्बिंग कर दी है उन्होंने। जवाब दीजिए कि आप लोग धन बल षड्यंत्र वाली सरकार चला रहे हैं, आप लोगों से कुछ हो नहीं रहा है, विदर्भ का वो जिक्र कर रहे हैं, किसानों की परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार आप हारेंगे। देखिए अर्चना जी, मराठी में एक कहावत है कि उसको मराठी का मैं हिंदी में कहता हूँ कि अगर अपने को नाचना नहीं आता है तो वो लोग कहते हैं कि आंगन टेढ़ा है। तो ये दुबे जी और राजपूत जी का बात वही है कि नाचने को तो आता नहीं, रीजंस तो इनके पास कुछ है नहीं, तो अभी बोलेंगे भाई आंगन ही बराबर नहीं है तो क्या करें, कैसे नाचेंगे। अभी रही बात इनके आरोपों की, अगर देखा जाए और जो कानून व्यवस्था की बात पे ऊपर अगर अर्चना जी हम आते हैं तो महाविकास आघाड़ी के गृह मंत्री को जेल जाना पड़ा क्योंकि 100 करोड़ का रिश्वत हर महीना उनको चाहिए था। इनके गृह मंत्री ने और इनके पुलिस ने तो अंबानी जी के घर के सामने बॉम्ब लगा दिए, जो बॉम्ब लगा दिए वो भी खंडनी के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए। तो ये कानून की बात क्या करेंगे और किसके सामने करेंगे। रही बात कि महाराष्ट्र की राजनीति की, तो राजनीति में जब भी हम बात करते हैं तो लोकसभा के जो आंकड़े हैं वो फेक नैरेटिव इतना इन्होंने फैलाने की कोशिश की, उसके वो आंकड़े हैं। अभी वो फेक नैरेटिव रहा नहीं क्योंकि इन्होंने नैरेटिव चलाया था कि संविधान को बदल देंगे। अभी संविधान को बदलने का तो नाम ही नहीं आने वाला है। सब दलितों को, आदिवासियों को मालूम गिरा कि ये तो फेक नैरेटिव है, ना संविधान बदलेगा। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ राव जी शिंदे साहब बोल रहे हैं, हर इसमें बोल रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा का संविधान इस देश में रहेगा। तो संविधान बदलने का तो कुछ नाम ही नहीं। रही बात, इन्होंने मुस्लिम समाज को बोला था कि भाई अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो आप लोगों को तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, आपके ऊपर लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए वो समाज को
पोलराइजेशन करके और दलित और आदिवासियों को पोलराइजेशन करके इन्होंने वोट मांगे थे। आज महाराष्ट्र की जनता को ये मालूम हो गया है कि संविधान बदलने का तो छोड़ो, हमारे मुख्यमंत्री हर तालुका में संविधान भवन बना रहे ताकि ये पता चले कि संविधान की कथा क्या है। रही बात जो आंकड़े आपने दिखाए, उस आंकड़ों की अगर बात की जाए तो मैं इतना साफ साफ कहता हूं कि इतना फेक नैरेटिव के बाद भी खाली 1.5% का फर्क था। अभी विधानसभा में ये सब फेक नैरेटिव हमने पूरी तरह जमीन में गाड़ दी। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। संजय जी, एक प्रश्न मेरा जल्दी से आपसे है, अगर ये शिंदे वर्सेस उद्धव यानी सेना वर्सेस सेना की लड़ाई है, अगर ये अजित पवार और शरद पवार की लड़ाई है, ये लोकसभा चुनाव ने क्या कहा? क्योंकि देखिए अब ये कहते हैं शिंदे साहब कि हमारा स्ट्राइक रेट बेटर है, हमने 15 सीटें लड़ी, हम 7 पर जीते। वो कहते हैं कि हमने 9 सीटें जीती है, स्ट्राइक रेट लेकिन शिंदे साहब का बेटर है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जो इमोशनल दाव एक था कि हमारे साथ धोखा किया, हमारी पार्टी को तोड़ा, वो मतलब एक तरफा नहीं गया उद्धव की तरफ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक तरफा गया। पहला मुझे लग रहा, या कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि कौन सी असली शिवसेना है और कौन सी एनसीपी असली है। 2024 के नतीजे इसको स्पष्ट कर देंगे। लेकिन एनसीपी के बारे में तो कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि हाँ, लोगों ने शरद पवार के साथ जाना पसंद किया, ना कि अजीत पवार के साथ। सीटों के हिसाब से हम कह रहे हैं। अजीत पवार 4 में से सिर्फ 1 सीट लाए और शरद पवार की जो पार्टी है वो 10 लड़ी, 8 ले आई। लेकिन शिवसेना के बारे में यह तय नहीं हो पाया क्योंकि दोनों पार्टियों ने अपने अपने गठबंधन में अच्छा प्रदर्शन किया। अब सवाल यह हो गया है कि विधानसभा के चुनाव है और लोगों को लग रहा है और दोनों पार्टी के धड़ों को भी लग रहा है, इसमें यह बात तय हो जाएगी कि असली शिवसेना कौन सी है। लोगों के नजरिए से लोगों ने किसको एक्सेप्ट किया, किसको रिजेक्ट किया। इतनी बातें जो आपने सब नेताओं की सुनी, आपकी नजर में कौन सा मुद्दा चलेगा? देखिए, संविधान वाले मुद्दे के बाद तो अब बहुत पानी बह चुका है। उसके बाद देखिए, राजू वाघमेरे कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन बार बार उन्होंने कितनी बार इसका जिक्र किया कि हमने संविधान क्या बनाया, उसकी चर्चा की जा रही है। बार बार ये कह रहे हैं कि ये जनता को ठगा नहीं जा सकता इस मुद्दे से, लेकिन बार बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम कैसे इस बात को, इस संदेश को ले जा रहे हैं। तो एक वो मुद्दा रहेगा। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जिस बात की चर्चा कर रहे थे, देखिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग मुद्दे होंगे। मुंबई के इलाके में इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि कैसे मुंबई में जो बिजनेस जो है वो कैसे गुजरातियों के हाथ में जा रहा है। तो ये मुद्दा मुंबई और शहरी इलाकों में, बोले ये मुद्दा शहरी इलाकों में चलेगा। कुछ इलाके होंगे जहाँ किसानों का मुद्दा होगा। ये नया फेक नैरेटिव, ये जो कांग्रेस और शिवसेना उभाटा लेके आ रही है, ये नया नैरेटिव है कि ये उद्योग धंधे सब गुजरात में गए। अरे ये जब भी पावर में थे महाविकास आघाड़ी, तभी फॉक्सकॉन और वेदांता गुजरात गए। जब भी ये लोग पावर में, देखिए चुनाव तो नैरेटिव पे ही लड़ा जाता है। चुनाव में नैरेटिव तो लाए ही जाते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। लोग पार्टियां चुनाव नैरेटिव लेके आती है। और आप चैनल पे आके ऐसा मत बोलो कि उद्योग धंधे गुजरात गए पहले। अरे सुनिए राजू जी, वो एक एनालिस्ट के तौर पर कह रहे हैं कि ये चर्चा वहाँ पर हो रही है। नैरेटिव अगर है तो ये आपको फिर उसको काउंटर करना होगा ना। उसी के लिए मैं खड़ा हूँ स्टूडियो में, मुझे मैं काउंटर कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए जी मिस्टर राजू जी, देखिए सबका जवाब, सुरेंद्र जी का भी और चार छोटे छोटे पॉइंट्स जवाब दे देता हूँ। देखिए जो अभी सर कह रहे हैं संजय जी, वो इसलिए लागू नहीं होता महाराष्ट्र में क्योंकि नाना पटोले ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि हम राहुल गांधी से एग्री करते हैं, दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। उन्होंने कुमारी शैलजा जी के साथ क्या बर्ताव किया, क्या दलित समाज नहीं देख रहा है क्या? ये वो लोग हैं जिन्होंने जिस प्रकार से, अभी विजय वड़त्तीकर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 4 जनरेशन भी निकल जाए मराठा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ऑन रिकॉर्ड विजय वड़त्तीकर एलओपी है। तो ये वहां पे नैरेटिव चला कर देखे, इनको महाराष्ट्र की जनता बता देगी। नाना पटोले ने कहा है कि दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। उन्होंने बोला है, राहुल गांधी ने अमेरिका में जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, ये समाप्त होगा। अगर नहीं बोला है तो नाना पटोले के बयान पे प्रतिक्रिया आप पूछ लीजिए। ठीक है, मैं पूछूंगा। दूसरी बात, अभी क्या सुंदर बात की आनंद दुबे जी ने, ये चरित्र का चुनाव है, सत्य का चुनाव है। अंजना जी, ये महाराष्ट्र की अस्मिता का चुनाव है, ये शिवाजी छत्रपति महाराज के विचारों का चुनाव है। साहब, ओस्मानाबाद, औरंगाबाद का नाम बदला गया
और उनको शिवाजी महाराज के उनके नाम और लेगेसी पर रखा गया, उसके साथ खड़े हैं या उनके विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठे हैं? सावरकर जी को जो कहते हैं कायर डरपोक, उनके साथ बैठकर आप महाराष्ट्र की अस्मिता की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि देवी को हम लोग याद करते हैं, देवी को मानने वाले, सनातन समाप्ति वाली ब्रिगेड है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलने वाली ब्रिगेड है, चरित्र है ना आपका। और सर आपके भी सवाल का जवाब इसमें आएगा। ये मैडम पढ़िएगा, ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी का मैं 2010 का आर्टिकल पढ़ रहा हूं। बाल ठाकरे अपोजेस कास्ट बेस्ड सेंसस। अब मुझे बता दे आनंद दुबे जी, क्या बाला साहब ठाकरे की बात पर अडिग है या कांग्रेस वालों के साथ है? तीसरी और आखिरी बात, क्योंकि एक बात निकली थी महिलाओं के विषय में, उन्होंने कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं, आनंद जी ने बोला, अच्छी बात है, पर आनंद जी सबसे पहले सोनिया गांधी को इंपोर्टेड मैंने नहीं बोला, बाला साहेब ठाकरे ने, और उसके बाद शरद पवार ने, और शरद पवार जी ने पार्टी बनाने के बाद सरकार में तब जब भी वो उसको रेस करते थे तो एक बार कांग्रेस ने उनको बोला कि कब तक हमारी सोनिया जी को विदेशी महिला बोलोगे, तो उन्होंने वो विदेशी है तो विदेशी ही बोलूंगा। अब मुझे बताइए क्या उनको माफी मांगनी चाहिए क्या? और सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी तो पार्टी ने तो सीता सोरेन को भी नहीं बख्शा, उनको रिजेक्टेड मार, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपत्नी कहा आपने, आदिवासी राष्ट्रपति को, तो आपसे तो यही एक्सपेक्टेड है। ठीक है सुरेंद्र जी। तीन चार चीजें हैं। पहली चीज तो मैं फिर से कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं, राहुल गांधी जी ने कभी भी दलितों का आरक्षण समाप्त करने की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी जी से डर गए हैं, हमारी संविधान बचाओ नीति से डर गए हैं, और ये जो संविधान चेंज करना चाहते थे, इनको जनता ने जो करारा तमाचा मारा, सिर्फ 240 पर रख दिया, उससे डर गए हैं। तो आज की डेट में ये लोग फेक नैरेटिव की बात कर रहे हैं, बहुत साफ सी बात है। इस चीज को लेकर के हम बिल्कुल वो नहीं। राजू भाई ने एक बात कही कि साहब वो हर महीने 100 करोड़ 200 करोड़ जो भी वो कह रहे, राजू भाई, एकनाथ शिंदे साहब और आप उसी पार्टी में थे। सुनिए अभी बीच में यार अंजना जी देखिए, ये जब राजू भाई खुद भी जब क्या नाम वो 100 करोड़ और इसकी बात कर रहे थे, तो एकनाथ शिंदे कहां थे? भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, मुकेश अंबानी के घर में बैठे थे, या नरेंद्र मोदी जी की छत पे बैठे थे? बताइए ना जरा, कहां बैठे थे? वो उसी मंत्रिमंडल में बैठे थे। तो क्या मतलब वो 100 करोड़ रुपया खुद ले रहे थे? वो इस चीज की, इस तरीके की बातें मत कीजिए, जबकि चूंकि आप सरकार के, उस सरकार के भी अंग थे। आप इस चीज को जान लीजिए। कहते हैं ना कि जब कश्ती साबित हो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? और अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में एक साहिल की तमन्ना कौन करे? और शिवाजी मराठा की और शिवाजी राजे की मूर्तियों में भ्रष्टाचार करने वाले, करोड़ों रुपया खाने वाले लोग, 100 करोड़ रुपए की मूर्ति आपने बनाई और उसके बाद वो 8 महीने में गिर गई, और आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। और रही बात जो आपने गुजरात की बात कही, जो पुरानी क्या नाम चीजें हैं, आप वेदांता की बात करके, क्या आप हीरे के जो व्यापार है गुजरात चला गया, सेमीकंडक्टर यूनिट गुजरात चली गई, आज की डेट में बाकी सारी चीजें आप गुजरात भेजने की बात कर रहे हैं, तो क्या नाम ये एयरबस का वो गुजरात चला गया। इनको आप सही साबित करना चाहते हैं क्या कि पुरानी बातों को याद करके आप इनको सही साबित करना चाहते हैं? मराठी मानुस को, मुंबई के लोगों को आज आप बेरोजगार करना चाहते हैं? सबसे पहली बात 2021 में एयर इंडिया गुजरात गई, तभी महाविकास आघाड़ी थी। फॉक्सकॉन वेदांता जाने के पहले महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में थी। तो ये लोग जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत बात है, और ये गलत बात का फेक नैरेटिव अभी ये उद्योग धंधे के ऊपर आ गए कि सब उद्योग धंधे वहां जा रहे हैं। अरे भाई महाराष्ट्र में है। और रही बात जो हीरा व्यापार की बात कर रहे हैं, मैं खुद कांग्रेस का प्रवक्ता रह चुका हूं। ये जब भी कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, तभी हीरो का व्यापार गुजरात चला गया, तभी गुजरात में डायमंड भवन बन गया। 2020 में सब गया है जब आपकी सरकार थी। दुबे जी ठीक है सर, टाइम कम है, सॉरी दुबे जी सिर्फ 3 लाइन। छत्रपति संभाजी महाराज और धाराशिव की मंजूरी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कैबिनेट की मीटिंग में दी थी, और रोजगार का विषय कोई नैरेटिव नहीं है। टाटा एयर बस का जो उद्घाटन वडोदरा में हुआ, जहां से 2026 से पहले एयरक्राफ्ट उड़ेगी, वो महाराष्ट्र से उड़ सकती थी, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सकता था। लेकिन दुख होता है जब बीजेपी और नकली शिवसेना के प्रवक्ता इस टीवी पर हंस के महाराष्ट्र के युवाओं का अपमान करते हैं और हंसते और तोते की तरह रटते हैं, जैसे तोते को मिर्ची खिला दिया जाए और जो सिखा दिया जाए वही तोता रटता है, वही
आज सबको सुन के लग रहा है कि चुनाव होने वाला। जल्दी सिर्फ 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। मैं अपना समय तो सुरेंद्र जी को ही देने 2 वाला लाइन शहजादी खत्म। मैं सुरेंद्र जी को अपना समय दूंगा। अभी उन्होंने कहा कि मंजूरी जो है नाम बदलने की उनके समय पर मिली, तो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हुआ, कांग्रेस अधिकृत रूप से उसका समर्थन करती है, हाँ या ना? आनंद दुबे जी रुक जाइए ना, उनको बोलने तो दीजिए, सीट तो दी नहीं ठीक से। किसी का नाम ऐसा सुनिए, हम बताते हैं आपको, जवाब दे देते हैं। कर्नाटका में शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का विरोध किया, राजकोट से लेकर। अरे भाई बीच में जवाब का है, पकड़ बोल रहे हैं। समय मेरा है, मैं दे रहा हूं आपको मेरा समय। आप समझ जाइए, आपका बोनस समय मेरे समय से। समय दे रहे हो तो पकड़ बोलोगे, जवाब नहीं करोगे। आपके साथी मगर बोल रहे हैं। एक साथ कर दो जितनों को करना चाहिए, ठीक है।